नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास पोखरियाल है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ सबसे पहले इस चैनल पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर का। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आंसर आता होगा तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जून 2020 में नाबार्ड ने कोविड-19 महामारी के चलते असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। तो अभी रिसेंटली नाबार्ड की तरफ से असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की एक विशेष जो है कह सकते हो आपकी एक नाबार्ड की तरफ से जो है सहायता राशि दी गई है 270 करोड़ रुपए की। ठीक है, ये किसे दी गई है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये दी गई है असम ग्रामीण विकास बैंक को। इस धनराशि का उपयोग कृषि कार्यों में सहयोग करने के लिए किया जाएगा। जो किसान हैं हमारे उनको एक तरीके से जो ये बैंक है असम ग्रामीण विकास बैंक, ये किसानों को लोन दे सकता है। तो इसको लोन देने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, धन की कमी ना हो, तो इसीलिए जो है नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को ये धनराशि दी है और असम ग्रामीण बैंक जो है किसानों को यही पैसा जो है लोन के रूप में देगा ताकि किसान अपना काम कर सकें, कृषि कार्य दोबारा से शुरू कर सकें, लॉकडाउन के दरमियान जो चीज़ें बंद हो गई थी वो फिर से शुरू कर सकें। नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2020-2021 में सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसी 25,000 करोड़ रुपए में से 270 करोड़ रुपए जो है इसने असम ग्रामीण विकास बैंक को दिए हैं। इसी तरीके से ये अन्य बैंकों को भी जो है ये धनराशि देगा ताकि जो अन्य बैंक हैं वो भी इसी तरीके से किसानों की और लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष हैं इसके गोविंदा रजूलू चिंताला। ठीक है, गोविंदा है ये, गोविंदा हो गया ये, गोविंदा राजूलू चिंताला जो है वो अध्यक्ष है नाबार्ड के। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जून 2020 में वायुसेना ने ऊंचे और दूरदराज के गांवों से गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने के लिए अर्पित नामक सिस्टम विकसित किया है। हमको बताना है कि आर से जो है ये जो अर्पित है इसमें आर से जो है आर का क्या मतलब है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्क्यू, यानी कि ऑप्शन बी वाला। अर्पित की पूरी फुल फॉर्म मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखी है तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए। एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ए का मतलब याद रखिएगा एयरबोर्न है, आर का मतलब जो है रेस्क्यू है, यहाँ पी से हो गया पॉड, फॉर आई से आइसोलेटेड और टी से हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टी से हो गया। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये जो सिस्टम बनाया गया है या फिर ये जो पॉड बनाया गया है, ठीक है, ये बेसिकली जो मतलब बहुत एक तरीके से पिछड़े जो इलाके हैं या जो बहुत ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर जो है इस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। तो एक तरीके के ये वेंटिलेटर के जो है का काम करेंगे, एक आइसोलेशन सिस्टम के रूप में इनको तैयार किया गया है। तो मतलब इसमें सभी सुविधाएं दी गई है। पॉड के अंदर जो है ऑक्सीजन वगैरह और सभी चीज़ें मतलब इसके अंदर दी गई हैं। तो जो गंभीर जो संक्रामक बीमारी है उन संक्रामक रोगियों के संपर्क में आए बिना जो है डॉक्टर हॉस्पिटल तक पहुंचा पाएंगे ऐसे रोगियों को। ठीक है, तो अर्पित जो है इस सिस्टम का नाम रखा गया है। भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है RKS भदौरिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जून 2020 में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि डेनमार्क। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने डेनमार्क के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समझौते के तहत समुद्रीय पवन ऊर्जा के विकास, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन लाने, ग्रिड कोड समेकित करने हेतु मतलब कुल मिला के बेसिकली जितने भी हमारे जो बिजली उत्पादन संबंधी जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है ये दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि बिजली का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए।
डेनमार्क की जो राजधानी है उसका नाम है कोपेनहेगन। यहाँ की जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन। इसी तरीके से मैं अगर डेनमार्क ले चलूँ आपको तो ये अपना इंडिया है, अगर आप मैप में यहाँ पर देखेंगे तो ये डेनमार्क पड़ता है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको जो है ये दिखाई दे रहा है, और उसकी राजधानी कोपेनहेगन यहाँ पर लिखी गई है, नाम भी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जून 2020 में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है अभी रिसेंटली, ये हमको बताना है। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मणिपुर में। अभी रिसेंटली मणिपुर में जो है एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। ये जो प्लांट हेल्थ क्लिनिक है ये इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में स्थित है। इसका उद्देश्य है कृषि और बागवानी में वृद्धि करना, ताकि जो सरकार का जो राजस्व है उसको भी बढ़ाया जा सके। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एम बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि जून 2020 में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अभी रिसेंटली पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी हुआ है और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 168वां, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये लिस्ट है इसको जारी जो है करने वालों का नाम सबका मतलब मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है, तो एक एक करके हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो इसमें जो है मतलब टोटल ओवरऑल जो है पूरा स्कोर बनाया जाता है। तो भारत को जो नंबर मिले हैं आप बोल सकते हो इसमें से 100 में से आप ले सकते हो, तो इसको भारत को 27.6 स्कोर मतलब भारत का जो है इतने नंबर थे, तो इसको 168वां स्थान जो है इस में रखा गया है, दिया गया है। 180 देशों में से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 168वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे डेनमार्क है जिसको 82.5 का स्कोर प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पे इसमें लग्जमबर्ग है जिसको 82.3 का स्कोर प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है जिसको 81.5 का स्कोर प्राप्त हुआ है। ये जो सूचकांक है ये येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, इसी तरीके से कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क और साथ ही साथ विश्व आर्थिक मंच, इनके मतलब तीनों ने मिल के जो है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को जो है जारी किया, इस इंडेक्स को जारी किया है। तो ये जो पूरी की पूरी इंडेक्स होती है ये अलग अलग पैमानों पे मापी जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि टोटल 32 इंडिकेटर्स जो है अलग अलग इश्यूज़ मतलब अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत 32 जो है जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनसे उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है ये नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, तो मैंने सभी चीज़ें जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का वो ले रखा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैव विविधता और आवास के क्षेत्र में कौन सा देश किस तरीके का काम कर रहा है उसके हिसाब से इसमें नंबर दी जाती है। इसी तरीके से पारिस्थितिकी सेवाओं के बारे में वायु गुणवत्ता कैसी है कौन से देश में, या फिर कैसा जो है वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं उसके आधार पर नंबर दिए जाते हैं। इसी तरीके से स्वच्छता और पेयजल के क्षेत्र में, तो ये अलग अलग जो है टोटल 11 कैटेगरीज़ हैं जिनके अंतर्गत पूरी की पूरी नंबरिंग की जाती है और उसके बाद अलग अलग पूरा मतलब जो है ओवरऑल एक स्कोर निकाला जाता है और उसके बाद उसी स्कोर के हिसाब से सभी देशों की रैंकिंग की जाती है। तो भारत की जो कंडीशन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, या हम दूसरे भाषा में बोलें कि भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी कम काम जो है कर रहा है, ठीक है, आप ये यहाँ से समझ सकते हो। सबसे अच्छा काम अगर पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अच्छा जो काम कर रहा है उसका नाम हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जून 2020 में किसके द्वारा कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया गया है। सो कोविड बीप नामक जो ऐप है वो अभी रिसेंटली जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो अभी रिसेंटली केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा कोविड बीप नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। कोविड बीप का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनस एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC, ठीक है। तो ये जो है और पॉड, ये मतलब पूरा जो है कोविड की फुल फॉर्म है, कोविड बीप की पूरी फुल फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये जो ऐप है ये ऐप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा
विकसित किया गया है। ये ऐप कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए जो है उनके पूरे मापदंडों की जो है पूरी की पूरी देखरेख करेगा, निगरानी रखेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली इस ऐप को इस तरीके से बनाया गया है कि लोगों को पता भी चल पाएगा कि कैसे मतलब जो है वो कोविड-19 के संपर्क में आने से बच सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उनकी पूरी शारीरिक गतिविधि भी जो है इस ऐप में दर्ज हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कोविड बीप नामक जो ऐप है वो अभी रिसेंटली जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि जून 2020 में इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि रोहित शर्मा को। अभी रिसेंटली इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में IIFL बोला जाता है, इसने अपना जो पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो रोहित शर्मा को बनाया है। अभी तक इस कंपनी का कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं था, तो रोहित शर्मा इस कंपनी के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की बात करें, ये एक फाइनेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर 1 अक्टूबर 2020 से किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि हरे रंग का। केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि BS6 वाले जितने भी नए वाहन आएंगे 1 अक्टूबर 2020 के बाद से उन सभी वाहनों पर जो है हरे रंग का स्टिकर अनिवार्य रूप से लगा होगा। ठीक है, सो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जून 2020 में किस राज्य में राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि राजस्थान में। राजस्थान में एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राज कौशल पोर्टल जो है इस पोर्टल का नाम है। ये देश का पहला ऐसा पोर्टल है जो प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम करेगा। तो राजस्थान के जो प्रवासी लोग हैं उनको मतलब उन्हीं के जो जिस भी ज़िले से वो आते हैं वहीं पर उनको काम देने का काम जो है उपलब्ध कराने का काम ये पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जून 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंभ किया है। तो ये जो कचरा एक्सचेंज वेबसाइट है इसके द्वारा जो मतलब कचरा है उसकी रियल टाइम जो है ट्रैकिंग की जा सकती है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा कचरा निकल रहा है, किस तरीके से उनको रिसाइकिल करना है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में जो है इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें कचरा एक्सचेंज से संबंधित चीज़ें भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी इस वेबसाइट पे। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। जिले हैं 13, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि किरण मजूमदार शॉ को। अभी रिसेंटली EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किरण मजूमदार शॉ को दिया गया है। किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पुरस्कार है ये 41 देशों के 46 उद्यमियों में से एक के तौर पे किरण मजूमदार शॉ को चुना गया है। तो भारत से है किरण मजूमदार शॉ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये पुरस्कार हासिल करने वाली भारत की तीसरी मतलब जो है व्यक्ति हैं। इससे पहले 2014 में ये उदय कोटक को दिया गया था ये अवार्ड, और 2005 में ये NR नारायण मूर्ति को दिया गया था। हालांकि महिला के तौर पे इनको ये पुरस्कार पहली बार मिला है, तो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आता है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो आपको किरण मजूमदार शॉ का नाम पता होना चाहिए। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है, भारतीय महिला, तो किरण मजूमदार शॉ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जून 2020 में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि 1.16%।
अभी रिसेंटली अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हिस्सेदारी है वो 5,683.50 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से खरीदी गई है। ठीक है, यानी कि इतने करोड़ रुपए में ये जो है 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस जियो में। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं वर्ष 2020-21 के लिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन यही वाला था, यानी कि उदय कोटक, और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए, और थीम अगर आपको याद होगी तो थीम भी आप बता सकते हैं विश्व दुग्ध दिवस की। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।